ये वीडियो देख रहे हैं तो बेसिकली आप लोगों का पर्पस ये है कि थोड़े टाइम में आप लोगों को मार्क्स स्कोर करने हैं साइकोलॉजी के एग्ज़ाम में, और लास्ट मिनट आप लोग देखना चाह रहे हैं। तो इसी रीज़न की वजह से जो सेकंड चैप्टर के नोट्स हैं वो मैंने छोटे से छोटे नोट्स बना के कवर करने की कोशिश की है कि जितने भी आपके मेन पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर हो पाए। बट लेट मी टेल यू दिस थिंग कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से जब भी आपके एग्ज़ाम्स हों तो जो आपकी बुक्स हैं उसको खोल के पढ़ने का थोड़ा सा कष्ट करें, ताकि आपको ये लास्ट मिनट वीडियोस देखने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। बट एनी हाउ, कुछ दिन में हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है, तो इस रीज़न की वजह से सेकंड चैप्टर जो है साइकोलॉजी का क्लास 12th का काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। तो उसको मैं थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट तरीके से कवर करने की कोशिश करूँगी। आई होप दैट इट विल हेल्प यू। चैप्टर का इंट्रोडक्शन इसके अंदर नहीं है। चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमें पता है कि क्या है, पर्सनैलिटी एंड सेल्फ है। तो मैंने ये शुरू किया है सीधा कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ से। सो बेसिकली अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि सेल्फ होता क्या है। सेल्फ हमारा एक एंटिटी है जो बीच में होता है, इसके चारों तरफ हमारी पर्सनालिटी रहती है। सेल्फ हमारा डायनामिक इन नेचर रहता है, चेंज हो जाता है एवरी डे। हम लोग नए एक्सपीरियंस लेते हैं। आज हो सकता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर हो कि भाई एग्ज़ाम 3 महीने बाद हैं, तो आप सोचोगे कि भाई सब कुछ पढ़ लेंगे, बहुत टाइम रहता है। और अगर आप एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले या फिर सुबह भी उठ के ये वीडियो देख रहे हो तो आपको हो सकता है लगे कि भाई आज तो बहुत ही ख़राब सिचुएशन है। तो उस चीज़ में क्या है, आपका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो सेल्फ़ का कंसेप्ट है वो हमारा हर दिन बदलता रहता है। बट जो हमारी पर्सनालिटी है वो हमारा एंड्योरिंग करेक्टरिस्टिक्स है, जो रिलेटिवली स्टेबल रहता है और सेम रहता है। तो सेल्फ हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक हमारा पर्सनल सेल्फ होता है, एक सोशल सेल्फ होता है। पर्सनल सेल्फ में हमारा जो हमारी पर्सनल आइडेंटिटी आ जाती है, जो हमारी पर्सनल पहचान आ जाती है, एक तरीके से जो हमारी पर्सनल क्वालिटीज़ हैं वो हमारी पर्सनल सेल्फ में आती है। सोशल सेल्फ में आ जाता है जो हमारा इन रिलेशन टू अदर्स होता है, और इसी से सेल्फ से हमारी आइडेंटिटी बनती है। आइडेंटिटी क्या है, हमारी पहचान है जो हमें दूसरों से यूनिक बनाती है। सो बेसिकली ये हमारा सेल्फ रहता है और आइडेंटिटी रहती है। आइडेंटिटी में भी हमारा यही रहता है, एक हमारी पर्सनल आइडेंटिटी है, एक हमारी सोशल और फेमिलियल आइडेंटिटी रहती है। उसके अंदर क्या है, या फिर सोशल और फेमिलियल सेल्फ क्या रहता है, ये एमसीक्यूज़ में इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बार आ जाते हैं कि भाई फेमिलियल सेल्फ क्या है या फिर रिलेशनल सेल्फ क्या है। तो फेमिलियल वर्ड को याद रख लेना कि जो चीज़ हमारी फेमिलियर से बनी है, कि हम लोग किसी और चीज़ के साथ फेमिलियर हो रहे हैं अपनी सोसाइटी में, अपने और दूसरे लोगों के साथ हम लोग फेमिलियर हो रहे हैं, उनके साथ हमारा कोई रिलेशन है, तो वहाँ से हमारा फेमिलियर और रिलेशनल सेल्फ बनता है। और जो पर्सनल है वो हमारा खुद का है, जो हमारा जो सेल्फ ऑब्सेशन हो गया एक तरीके से, जो आज के दिन है सबको, तो वो क्या हो गया, हमारा एक सेल्फ हो गया जो हमारा पर्सनल है। और फेमिलियर या फिर रिलेशनल में क्या हो गया, जो दूसरे लोगों के साथ आता है। तो ये इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा सेल्फ एज ऑब्जेक्ट और सेल्फ एज सब्जेक्ट आ जाता है। ये चीज़ अगर आप लोग एक बार थोड़ा सा एनसीईआरटी खोल के देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। सेल्फ एज सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, कोई चीज़ है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, कि किसी इंसान को जब हम लोग एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करके उसके ऊपर कुछ कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट हो गया। कि जैसे कि अब मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ तो वो क्या हो गया, आप मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट हो गए कि मैं आपको एज एन ऑब्जेक्ट कर रही हूँ। सब्जेक्ट कि आप खुद पढ़ रहे हो तो वो क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो हो गया जो खुद काम करता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम होता है। सो जो मेन चीज़ें हैं इस चैप्टर की, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। एक ही वीडियो में मैं कवर नहीं करूँगी, छोटे छोटे वीडियोस बनाने की कोशिश रहेगी। नोट्स आप लोग बाद में ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ की। कॉग्निटिव कहीं भी वर्ड अगर आ जाए, अगर आप लोगों को याद ना रहे कि कॉग्निटिव होता क्या है, तो सीधा सीधा लिख देना प्रोसेस ऑफ नोइंग। कॉग्निटिव जो होता है 11th क्लास से पढ़ा हुआ है कि कॉग्निशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ नोइंग होती है, प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है। सो कॉग्निटिव में हमारी क्या आ जाती हैं, थॉट प्रोसेसेस आ जाती हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ याद रखना कि हम लोग बात कर रहे हैं सेल्फ के कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पर हमारी थॉट प्रोसेसेस आ जाती हैं हमारे सेल्फ को खुद को लेकर। थॉट प्रोसेसेस में क्या आ जाएगा, हमारी थिंकिंग आ जाएगी, फील आ जाएगा और परसीव आ जाएगा, कि हम लोग क्या सोच रहे हैं,
क्या महसूस कर रहे हैं और उसको किस चीज़ से अंडरस्टैंड कर रहे हैं या फिर किस तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने सेल्फ को ही लेकर चलते हैं। थिंक हम लोगों ने सोच लिया कि भाई हम तो बहुत महान है, पेपर से एक दिन पहले हम लोग पढ़ेंगे, अपना सही है। फील हम लोगों ने एकदम पूरा अपने आप को पूरा हाई इमोशंस दे रखे हैं, पूरे सारे हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशन है। और परसीव हमने क्या कर लिया, भाई हमारे अंदर तो सारा एकदम पूरा फुल ऑन कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा परसीव हो गया। इसके अंदर हमारा सबसे पहले आ जाता है सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट जो हैं ये हमारे आइडियाज़ होते हैं खुद के बारे में, जो हम लोग आइडियाज़ होल्ड करते हैं खुद के बारे में कि हम लोग खुद को क्या मान के चल रहे हैं, वो आता है हमारा सेल्फ कंसेप्ट में। अब जो सेल्फ कंसेप्ट है ये हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है। अब जिन लोगों का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, उनका क्या होता है, ज़िंदगी में एक बारी सक्सेस आई, सर पे चढ़ गई, तो वो क्या है, वो लोग फेलियर को मानते ही नहीं, कुछ उनको लगता ही नहीं कि उनके ज़िंदगी में फेलियर आ सकता है। नेगेटिव में कि भाई बहुत ही अपने आप को, सारी ये जो थिंकिंग, फीलिंग, परसेप्शन है सारी एकदम ज़मीन में घुसी हुई है, अपने आप को एकदम ज़ीरो समझते हैं, तो वहाँ पे क्या है, इनको डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा। जो इंसान खुश रहता है, जिसको खुश रहने की ज़रूरत है, उसको सेल्फ कंसेप्ट न्यूट्रल रहने की ज़रूरत है कि जितना ज़्यादा न्यूट्रल रहेगा बंदा उतना ही ज़्यादा अपने स्ट्रेस के साथ हैंडल कर पाएगा, चाहे अब ये चीज़ सेल्फ कंसेप्ट में हो, सेल्फ एस्टीम में हो। इस चीज़ को याद रखना कि हमारा सेल्फ कंसेप्ट न्यूट्रल होना ज़रूरी है, ताकि जो सक्सेस है वो हमारे सर पे ना चढ़े और जो फेलियर है वो हमें डुबोए ना। तो उस चीज़ के लिए क्या है, हमें न्यूट्रल चाहिए। जिस बंदे में न्यूट्रल सेल्फ कंसेप्ट होगा उसे अपनी स्ट्रेंथ्स का भी पता है और अपनी वीकनेसेस का भी पता है, और उसे ये चीज़ पता है कि किस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के ऊपर काम करना है। उसके बाद सेल्फ कंसेप्ट हो गया हमारे सारे आइडियाज़। अब इन आइडियाज़ को लेकर हम लोग जजमेंट करते हैं। अब जैसे कि किसी बंदे के अंदर क्वालिटी है कि वो दूसरे इंसान के साथ बहुत बढ़िया तरीके से बना के रखता है, उसकी किसी से लड़ाई नहीं होती, तो वो उसने उसको किस तरीके से वैल्यू की, वो कहलाएगी हमारी सेल्फ एस्टीम। तो सेल्फ एस्टीम क्या है, जजमेंट है हमारी अपनी खुद के वर्थ के बारे में, कि जो एक हमारा वजूद है हम उसको किस तरीके से जज कर रहे हैं, वो हमारी कहलाती है सेल्फ एस्टीम। अब जो सेल्फ एस्टीम है वो हमारी जजमेंट है कि हम लोग खुद को अपने खुद के नज़रिए से क्या वैल्यू देते हैं। सेल्फ एस्टीम जो है वो हमारे सोशल एक्सपीरियंसेस से बनती है। अब किसी भी बंदे के अंदर कोई भी क्वालिटी है, उसको कौन एहसास करवाता है वो बढ़िया है या घटिया है, वो उसको एहसास कराती है उसके जो आसपास की सोसाइटी है। तो जो सेल्फ एस्टीम है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है हमारे सोशल एक्सपीरियंसेस के ऊपर। सोशल एक्सपीरियंसेस जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं। अब सोशल एक्सपीरियंसेस में एक बच्चा है, सबसे पहले उसको कौन मिलेगा, उसके पेरेंट्स मिलेंगे, और जब वो पेरेंट्स से बाहर निकलेगा तो उसको क्या मिलेगा, सोसाइटी मिलेगी, और उस सोसाइटी में पहली चीज़ होती है स्कूल। तो पेरेंटिंग का क्या है कि जो उसके पेरेंट्स हैं उसका बर्ताव या फिर उनका बर्ताव अपने बच्चे के टूवर्ड्स किस तरीके का है, तो वो आ गया हमारा पेरेंटिंग में, कि वो उसको किस तरीके की नर्चरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेरेंटिंग या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। पॉजिटिव और वार्मथ, ये क्या है, पॉजिटिव इन नेचर है। पॉजिटिव कि वो अपने बच्चे को जो उसकी कमियां हैं उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो बच्चे में खूबियां हैं वो उसको उसके सर पे चढ़ने नहीं दे रहे। खूबियां हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं बट उसको घमंड तक पहुंचने नहीं देते। तो वो हमारी कहलाती है पॉजिटिव पेरेंटिंग। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव पेरेंटिंग होगी बच्चे के अंदर, उतनी ज़्यादा सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ अवेयरनेस आएगी। तो कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेरेंटिंग का क्या रोल है सेल्फ एस्टीम में। तो पेरेंटिंग का रोल क्या है, बच्चे को खुद को पता है कि उसके आइडियाज़ क्या हैं। अब बच्चा भागकर आता है, पहली बारी चलता है, उसके पेरेंट्स ने ये ध्यान नहीं दिया, तो वहीं से क्या है, उसका एक इमोशनल बॉन्डिंग शुरू होगी कि भाई मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे क्या है, उसका नेगेटिव आ गया। वहीं पर एक बच्चा है, वो पहली बारी जब चलना शुरू करता है, अब वो बच्चा पहली बारी जब चलना शुरू कर रहा है, 1 साल का है, 1.5 साल का है, हमें लगता है कि वो बच्चा छोटा है, बट उसके दिमाग में फीड हो रही हैं ये चीज़ें। तो वो जो उसको एनवायरनमेंट उस टाइम के ऊपर मिलता है, वो रियलाइज़ करवाता है कि किस तरीके की उसको पेरेंटिंग मिल रही है और किस तरीके से उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जहाँ पर बच्चे ने, अब अगर हम इसे आगे बढ़ें, बच्चा फर्स्ट क्लास में गया, सेकंड में गया, थर्ड में गया, बच्चा फर्स्ट पोजीशन लाता है, पेरेंट्स उसको सर पे चढ़ा देते हैं कि हाँ भाई तू फर्स्ट आता है, इसलिए तेरे को प्यार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो भी क्या है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। बच्चे को लगेगा कि मेरी वैल्यू सिर्फ तब तक है जब तक मेरे नंबर आ रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है।
तो सही तरीका क्या है पेरेंटिंग में कि बच्चे की सक्सेस को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम लोग फेलियर को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वो क्या है, पॉजिटिव और वार्मथ, जहाँ पर हमने बच्चे के फेलियर और सक्सेस दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट की। और जब उसके पेरेंट्स उस दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे तभी बच्चा अपने फेलियर और सक्सेस को एक्सेप्ट करना सीखेगा। तो इसलिए पेरेंटिंग का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ऑन दी अदर हैंड पेरेंटिंग नेगेटिव भी हो सकती है। और असिस्टेंट्स, जब पेरेंट्स, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं अपनी सोसाइटी में जो बिना मतलब में बच्चों को असिस्टेंस देते हैं जब बच्चे को ज़रूरत भी नहीं है, कि सारे छोटे से छोटे डिसीजन उनके पेरेंट्स उनके लिए ले रहे हैं कि फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए, उसको कपड़े क्या पहनने हैं, किस टाइम उठना है, किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम क्या करना है। जब हर चीज़ में पेरेंट्स अपना ओपिनियन देते हैं तो वहाँ पर क्या है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। तो वहाँ पर क्या है, बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो अगर हमें बच्चे का कॉन्फिडेंस हाई चाहिए तो हमें उस केस में क्या करना है, बच्चे को एक पॉजिटिव और वार्मथ पेरेंटिंग की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन यहाँ बन सकता है हमारा, रोल ऑफ पेरेंटिंग, कि रोल ऑफ पेरेंटिंग क्या है बच्चे को डिस्ट्रेस से बचाने के लिए। उसके बाद बच्चा घर से बाहर निकलता है तो उसको स्कूल मिलता है। स्कूल में दो चीज़ें मिलती हैं, पीयर फ्रेंड सर्कल मिलता है और टीचर्स। अगेन टीचर का भी एक तरीके से इक्वल रोल रहता है पेरेंट्स की तरह, कि जहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को घर पे वार्मथ नहीं मिल रहा बट स्कूल में मिल रहा है, तो वहाँ पर उसको कहीं ना कहीं बैलेंस हो गया कि भाई कोई बात नहीं, घर पे कदर नहीं है, स्कूल में हो रही है, वहाँ पे जाके उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। कभी कभी बच्चों को क्या होता है, स्कूल में कदर नहीं हो रही, घर पे हो रही है, तो वहाँ पे बैलेंस हो रहा है। तो बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सही तरीका क्या है बच्चे की अपब्रिंगिंग का, कि बच्चे को डिस्ट्रेस से कब बचाना है, जब इन दोनों चीज़ों में बैलेंस है, कि पेरेंटिंग भी पॉजिटिव है और जो स्कूल से एनवायरनमेंट मिल रहा है वो भी पॉजिटिव है। तो उस केस में क्या है, बच्चा डिस्ट्रेस से बचेगा। तो सेल्फ एस्टीम में रोल क्या है, सेल्फ एस्टीम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे को, या फिर बड़े होने के बाद भी एडल्ट को भी डिस्ट्रेस से किस तरीके से अवॉइड करवाया जा सकता है। जितना बढ़िया सेल्फ एस्टीम होगा उतना ही बढ़िया तरीके से हम लोग कोप कर पाएंगे। सेल्फ एस्टीम टू हाई होगा तो उसको लगेगा, जो सक्सेस जिनके सर पे चढ़ जाती है और उनको लगता है कि वो तो कुछ कभी गलत कर ही नहीं सकते, तो वहाँ पर क्या है, वो चीज़ भी गलत हो गई। और जिनकी लो सेल्फ एस्टीम है कि उनको लगता है कि भाई हमारे तो बस का ही कुछ नहीं है, तो वहाँ पर भी क्या है, वो इंसान कोप अप नहीं कर पाता। इसके अलावा क्या है कि 6 से 7 साल के एज तक बच्चे में, बाय द एज ऑफ 6 to 7 ईयर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 एरियाज़ हैं, MCQ से क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर सीधा सीधा सेल्फ एस्टीम का अगर 2, 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप लोगों को ये चीज़ लिखनी ही लिखनी है कि बाय द एज ऑफ 6 to 7 ईयर्स एक बच्चे के अंदर 4 एरियाज़ में सेल्फ एस्टीम डेवलप होनी शुरू हो जाती है। फर्स्ट होता है एकेडमिक, बच्चा स्कूल जा रहा है, नई जगह सीखता है, वो पढ़ाई में अच्छा होता है, आगे बढ़ रहा है, क्लास में जो हो रहा है उसको समझ आ रहा है, सबके साथ रिलेट कर पा रहा है, तो क्या है, सेल्फ एस्टीम हाई हो रही है। उसके बाद सोशल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जहाँ भी सोशल वर्ड आ गया उसका मतलब है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कि बच्चा कम्युनिकेट कर पा रहा है, कि वो अपना बोल भी पा रहा है और दूसरा उसको सुन भी पा रहा है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग दोनों चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, तो वो क्या है, हमारा इंटरपर्सनल हो गया। उसके बाद आता है फिजिकल अपीयरेंस, कि भाई बच्चे की जो फिजिकल लुक्स हैं जो हमें बाहर से दिख रही हैं वो किस तरीके से हैं। कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं कि उनको लगता है कि उनकी हाइट छोटी रह गई, बाकी सब बड़े हो गए, या फिर कभी कभी एक बच्चा है उसकी हाइट, प्यूबर्टी पहले आ गई, हाइट बड़ी हो गई, बाकी सब छोटे रह गए, तो वहाँ भी वो कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम को इन्फ्लुएंस कर देता है। एंड लास्टली फिजिकल कॉम्पिटेंस, फिजिकल कॉम्पिटेंस में आ जाता है कि जो उसकी फिजिकल स्किल्स हैं, जो उसकी बॉडी रिलेटेड स्किल्स हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस तरीके से वो खुद को इवेल्युएट करता है, खुद को जज करता है, कि डांस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। अगेन अब ये जो 4 एरियाज़ हैं इसके अंदर भी रोल किसका आ गया, जो उसकी सोसाइटी है, कि एक बच्चा है वो स्टेज पे चढ़ा, उसने बहुत बढ़िया डांस कर दिया, उसके बाद उसको प्रेज़ नहीं मिली, उसके बाद वो बच्चा दूसरी बारी स्टेज पे जाने से हेजिटेट करेगा कि कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे अंदर कोई एक्स्ट्रा काबिलियत नहीं है, तो सेल्फ एस्टीम क्या हुआ, डाउन चला गया। एक बच्चा है वो डांस करता है, उसको 10 लोगों ने तारीफ़ कर दी, तो क्या है, वो 10 लोगों ने अगर तारीफ़ करी है और कहीं कमी नहीं निकाली तो भी वो सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और वो किसी को अपने से ऊपर डांसर समझेगा ही नहीं। ऑन दी अदर हैंड सही तरीका क्या होगा,
अगर ये क्वेश्चन में आ जाता है, सही तरीका क्या होगा कि बच्चे ने अगर डांस किया भी है तो उसको सही तरीके से उसको हम लोग एनालाइज करें, जो फीडबैक है उसको सही तरीके से दिया जाए। तो ये 4 एरियाज़ में भी जो फीडबैक मिल रहा है बच्चे को अपने सोशल एनवायरनमेंट से, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि किस तरीके से उसकी डेवलपमेंट हो रही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो सेल्फ एस्टीम होती है उसका एक डायरेक्ट रिलेशन है हमारी एवरीडे लाइफ के साथ। क्यों है? ऑलरेडी ये चीज़ मैं बोल चुकी हूँ अभी वीडियो में कि अगर नॉर्मल है, सेल्फ एस्टीम नॉर्मल है, ना ज़्यादा टू हाई है ना ज़्यादा टू लो है, तो वो ज़िंदगी के स्ट्रेस के साथ सही तरीके से कोप कर पाएगा, सही तरीके से डील कर पाएगा। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये हमारी 4th चैप्टर के रिलेशन में भी है, 3rd चैप्टर के रिलेशन में भी है और 2nd चैप्टर के रिलेशन में भी है। तो इस स्टेटमेंट को सही तरीके से समझ लो कि जो सेल्फ एस्टीम है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है विद एवरीडे लाइफ। क्यों? नॉर्मल होगी तो सही तरीके से कोप कर पाएगा, उसको पता है कि बैलेंस बना के रखना है सक्सेस और फेलियर में। टू हाई होगा तो घमंड बहुत ज़्यादा होगा, एरोगेंट होगा, उसको लगेगा वही सही है, किसी सामने वाले का फीडबैक का उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर किसी को सोसाइटी में खुशी खुशी रहना है तो उसको सामने वाले के फीडबैक को भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए। जिनका टू हाई होता है उनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आती, जिनके अंदर नॉर्मल होता है उनके अंदर एक्सेप्टेंस आती है। उसके बाद आ जाता है टू लो। अब जिनका टू लो है, अब सेल्फ एस्टीम जिनका एकदम ही नीचे गिरा हुआ है, नीचे क्यों गिरा है? बिकॉज ऑफ आर वेरी ओन सोसाइटी की वजह से सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, तो वो सेल्फ डाउट में रहेगा, डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा। और ये जो लोग होते हैं ये प्रोन होते हैं कि इनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो। ये टॉपिक अपना 4th चैप्टर में भी है कि बच्चों की सेल्फ एस्टीम बढ़ानी ज़रूरी क्यों है, और ये 1st चैप्टर में भी था कि इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा अटेंशन क्यों गेन कर रही है। तो ये हर चीज़ से रिलेटेड है। उसके बाद जो सोशल फैक्टर्स होते हैं अर्ली चाइल्डहुड में, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि फैमिली और स्कूल हमें जिस तरीके से, एनवायरनमेंट जिस तरीके से हमें सपोर्ट करता है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये था हमारा कॉग्निटिव एस्पेक्ट, जो चीज़ हम लोग अपने दिमाग में रहते हैं। उसके बाद जो चीज़ हम लोगों ने अपने दिमाग में थॉट प्रोसेस बना ली खुद को, सेल्फ को लेके, वो आ जाएगी हमारे बिहेवियर में। बिहेवियर क्या है? हमारे रिस्पॉन्सेज हैं कि सेल्फ को लेके हमारे रिस्पॉन्सेज क्या हैं। रिस्पॉन्सेज 2 चीज़ों पे डिपेंड करेंगे, एक हमारा खुद का पास्ट एक्सपीरियंस और दूसरा जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है फ़िलहाल के टाइम के ऊपर रिसोर्सेज की। पास्ट एक्सपीरियंस की हमने किस तरीके से डील किया था, करंट रिसोर्सेज की सोशल भी हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, हर चीज़ में किस तरीके के रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाता है? सबसे पहले आ जाती है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी के अंदर क्या होता है? जहाँ भी ये वर्ड आ गया सेल्फ एफिकेसी, सो काइंडली आंसर में आप लोगों को लिखना है कि जो सेल्फ एफिकेसी की नोशन है वो बैंडुरा की सोशल लर्निंग थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। अब ये क्या कहती है? ये सीधा सीधा फोकस करती है ऑब्जर्वेशन के ऊपर। अब यहाँ पर हम लोग सेल्फ की बात कर रहे हैं तो हम लोग खुद के बिहेवियर की ही बात करेंगे कि हम लोग खुद को इमिटेट करते हैं, खुद के बिहेवियर को हम लोग देखते हैं, खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, पास्ट और प्रेजेंट में उसका रिलेशन बनाते हैं और फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या हम लोग कोई काम को अचीव कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऑब्जर्व जब हम लोग करेंगे तो हमें 3 चीज़ों के बारे में अपना पता चलेगा कि क्या हमारी किसी स्किल को लेकर मास्टरी है, अचीवमेंट हम लोगों ने की है, और एक्सपेक्टेशन क्या है। मास्टरी क्या हो गया कि हमारा किस तरीके की ग्रिप है किसी काम के ऊपर, कि सपोज़ कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, अब वो देखेगा कि उसने खुद को देखा है, प्रैक्टिसेस में देखा है कि हाँ वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है। सपोज़ कोई क्रिकेट का प्लेयर है, उसने प्रैक्टिस की है, बॉलर है, वो अच्छी तरीके से विकेट्स ले रहा है, तो क्या है उसकी वो सेल्फ एफिकेसी आ गई, उसने ऑब्जर्व किया है खुद को प्रैक्टिस के टाइम के ऊपर। या फिर जैसे कि आपकी खुद की बात करें, अगर आपने सैम्पल पेपर सॉल्व किया, आपको कुछ नहीं आता, तो मास्टरी क्या आपकी ज़ीरो होगी। आपकी क्या है? सेल्फ एफिकेसी आपने खुद ने ऑब्जर्व कर ली, आपका क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस कंप्लीटली पानी में चला गया। अगर आप ये एग्ज़ाम से थोड़ी देर पहले वीडियो देख रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली क्या आपको ये लगेगा कि भाई कुछ नहीं आता सैम्पल पेपर वगैरह देख के, तो मास्टरी क्या है हमारी ज़ीरो होगी। तो वो क्या है? सीधा सीधा हमारी थॉट से रिलेटेड है। उसके बाद अब अगर आपने सैम्पल पेपर देखा है, उसके अंदर आपको क्वेश्चंस आते हैं। सपोज़ गलती से बाय चांस आपने सैम्पल पेपर उठा लिया, अगर अब आप ये शॉर्ट वीडियो देखने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि आते होंगे, बट फिर भी अगर आपको सैम्पल पेपर में या प्रीवियस ईयर में आपको 10 क्वेश्चन आते हैं 20 में से, तो आपको क्या होगा? अचीवमेंट की फीलिंग आएगी कि भाई हाँ भाई पेपर कुछ भी ला दो अपा कर लेंगे। तो वो क्या है? अचीवमेंट।
उसके बाद क्या है एक्सपेक्टेशन, कि अचीवमेंट हमने मास्टरी थी, कुछ पढ़ा था, अचीवमेंट हमने सैम्पल पेपर देखा, उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन हो गई कि भाई पेपर आएगा, हम तो पास हो जाएंगे, अपने बढ़िया नंबर आ जाएंगे, तो वो क्या है एक्सपेक्टेशन। तो सेल्फ एफिकेसी बैंडुरा के सोशल लर्निंग थ्योरी के ऊपर है। हम लोग यहाँ पर अपने खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। 3 चीज़ें इसमें आ जाएंगी, मास्टरी, अचीवमेंट और एक्सपेक्टेशन। तो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी जो होती है, जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी है, कि उनको लगता है कि हाँ वो काबिलियत है उनके अंदर मास्टरी भी है, अचीवमेंट भी है, और वो खुद से उम्मीद भी रखते हैं, तो वो लोग अपने खुद के जो उनके खुद के लाइफ के सर्कमस्टांसेस हैं उसको सेलेक्ट कर पाते हैं, मैनिपुलेट कर पाते हैं और कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। सेलेक्ट का मतलब उन्होंने देखा है कि जैसे कि 10th तक अगर आपकी साइंस में पकड़ नहीं थी तो आपने क्या ले ली, आर्ट्स ले ली, तो वो आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने मैनिपुलेट किया कि किस तरीके से आपको पढ़ना है या आपको कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। उसके बाद आपने अपने लाइफ के सर्कमस्टांसेस खुद कंस्ट्रक्ट कर लिए कि भाई आर्ट्स ले रखी है, हमें तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम से एक दिन पहले वीडियो देखेंगे, तो वो क्या आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया कि आर्ट्स ले रखी है, इतना दिमाग हमारे अंदर है कि एग्ज़ाम से पहले वीडियो देखेंगे, हम लोग पास हो जाएंगे, बढ़िया नंबर ले आएंगे। तो वो हमारा क्या है कि हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करें अपने खुद के ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस को। तो ये है सेल्फ एफिकेसी। कुछ ना आता हो सेल्फ एफिकेसी में तो सीधी सीधी ये चीज़ ये ज़रूर लिख देना कि ये बैंडुरा की सोशल लर्निंग पर बेस्ड है। उसके बाद जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी होती है, बंदा उतना ही लेस फियरफुल रहता है। कि जैसे कि अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, आपका थोड़े दिन में एग्ज़ाम है, तो आपकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी है कि बुक छोड़ के आप वीडियो के ऊपर भरोसा कर रहे हो, तो आपका क्या है, डर कम है कि अपने बढ़िया नंबर आ सकते हैं। तो वो क्या है, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी है उतना ही हम लोग कम डरेंगे अपनी ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस को लेकर। उसके बाद ये क्या है, ये भी अगेन डेवलप होती है। सेल्फ स्टार्टिंग में बोल दिया, सेल्फ हमारा चेंज होता रहता है, ज़िंदगी में नए नए एक्सपीरियंस आते हैं, सेल्फ हमारा डेवलप होता है। और क्यों होता है, हमारे सोशल एक्सपीरियंसेस से। और ये सबसे ज़्यादा कब होता है, फॉर्मेटिव ईयर्स में। फॉर्मेटिव ईयर्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे प्री स्कूल ईयर्स। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कब प्ले होता है, हमारी सेल्फ एफिकेसी कब डेवलप होती है, हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स में। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी डेवलप होती है कि आज आपने वीडियो देखा, कल हो सकता है आपका पेपर बहुत बढ़िया हो जाए, तो क्या है, अगली बारी आप सदा ही वीडियोस पे रिलाई करोगे। ऑन दी अदर हैंड, वीडियो देख के आपका कुछ नहीं बना तो आपका क्या है, यूट्यूब से पूरा विश्वास उठ गया, आप अपनी बुक खोलोगे। तो बेटर वैसे मैं यही कहूँगी कि आपका बुक के ऊपर ज़्यादा विश्वास रहे। बट आई होप जिस पेपर के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो वो अच्छा जाए। उसके बाद लास्टली इसके अंदर आ जाता है बिहेवियरल में सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन हमारी एबिलिटी होती है ऑर्गेनाइज और मॉनिटर करने की। अब जो एक इंसान है उसके अंदर अपने इमोशंस, फीलिंग, थिंकिंग का भंडार है, तो वो उसको ऑर्गेनाइज करता है। सबके अंदर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सबको गालियाँ देनी आती हैं, तो वो उसको क्या है, ऑर्गेनाइज कर रहा है कि भाई किसके सामने किस तरीके से बोलना है, किसके सामने किस तरीके की लैंग्वेज बोलनी है। और फिर वो उसको मॉनिटर करता है कि उसने किसके सामने किस तरीके से बोला, वहाँ से उसको रिस्पॉन्ड क्या मिला, तो उसने उसको मॉनिटर किया और वो बिहेवियर उसका कंटिन्यू रहेगा। तो ये है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन से हमारा आता है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल रेफर करता है हमारी उस एबिलिटी को जहाँ पर हम लोग अपनी ग्रेटिफिकेशन को डिले करना सीखते हैं। ग्रेटिफिकेशन क्या है, हमारा इमीडिएट प्लेजर, कि हमें जो चीज़ चाहिए वो इसी टाइम चाहिए, हम लोग वेट नहीं कर सकते। तो सेल्फ कंट्रोल में क्या है कि हम लोग ग्रेटिफिकेशन को डिले करना, उसको थोड़ा सा टालना सीख जाते हैं। और ये ज़रूरी है, ये यहाँ से सीधा सीधा बहुत बार बहुत से सैम्पल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए सेल्फ कंट्रोल ज़रूरी क्यों है ज़रूरी। लॉन्ग टर्म गोल, अब जैसे कि आप लोगों ने बनाया होगा कि अपने को बोर्ड में 95 अबव लेने हैं, बट थ्रू आउट द सेशन नहीं कर पाए हम लोग अपनी ग्रेटिफिकेशन को डिले, इंस्टाग्राम देखा, स्क्रॉल करते रहे, बाहर घूमने चले गए, तो वहाँ पर क्या है, हम लोगों ने ग्रेटिफिकेशन को डिले नहीं किया। बट जिस इंसान ने अपनी ग्रेटिफिकेशन को डिले किया या फिर बैलेंस किया, वो क्या है, वो आज के दिन अपना गोल के टूवर्ड्स है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए ग्रेटिफिकेशन को डिले कर पाएँ। इंडियन ट्रेडिशन में फोकस किया जाता है एक बच्चे को यंग एज से उसकी ग्रेटिफिकेशन को डिले करवाना। किस तरीके से होता है, फास्टिंग और
एनसीईआरटी में वर्ड रोज़ा भी मेंशन्ड है। तो दोनों चीज़ें आ जाती हैं, रोज़ा जो मुस्लिम्स रखते हैं, फास्टिंग जो हिंदू रखते हैं, व्रत, फास्टिंग, रोज़ा, ये तीनों वर्ड्स एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। अगर ये 3 वर्ड्स आ जाते हैं तो ये समझ लेना ये बात हो रही है यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल की। उसके बाद जो सेल्फ कंट्रोल है वो 3 तरीके से हम लोग 3 टेक्निक से करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे कि हमें कहाँ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कि ग्रेटिफिकेशन हमारा क्या है। हम लोग पढ़ने बैठते हैं, अभी भी आप लोग यूट्यूब खोलोगे, यूट्यूब प्रीमियम में तो बैकग्राउंड में आवाज़ मेरी चलती रहेगी, इंस्टाग्राम स्क्रॉल होता रहेगा। तो वो क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर होगी, कि हमें पता है कि हमें कहाँ पर रुकने की ज़रूरत है। तो वो क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर। उसके बाद हम लोग खुद को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि भाई कम से कम एक वीडियो तो पूरा निकाल लें कि कुछ तो दिमाग में घुस जाए। तो वो क्या है, सेल्फ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद रीइंफोर्समेंट क्या है, कि हमने एक वीडियो पूरा निकाल लिया, पूरा पढ़ लिया, उसके बाद हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमने कोई क्वेश्चंस किए या नहीं किए, हमने वीडियो तो देख लिया। उसके बाद वीडियो देखने के बाद हमने क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन क्योंकि हमने खुद को दे दी कि हमने पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद हम लोग इंस्टाग्राम खोलेंगे या फिर जो भी XYZ चीज़ आप लोगों को करनी है। तो वो क्या है, सेल्फ रीइंफोर्समेंट। सेल्फ इंस्ट्रक्शन में क्या है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ खुद को क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना है। और रीइंफोर्समेंट में जब हम लोगों का टारगेट अचीव हो गया, यहाँ पर हमारा जो गोल है वो हमने अकम्प्लिश कर लिया, जो हमने सेल्फ इंस्ट्रक्शन में खुद को दिया था, तो उसके बाद हम लोग करेंगे सेल्फ रीइंफोर्समेंट। तो ये था बेसिकली इंट्रोडक्शन है। एक बारी इसी वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताती हूँ कल्चर एंड सेल्फ।